हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं भाई। पेपर नज़दीक आने वाला है तो तैयारी कैसे चल रही है सब लोग की, कमेंट करके बताइएगा। और वैसे भी हम लोग का तो भाई सिलेबस बहुत पीछे है फिजिक्स का, तो इसके लिए मैं काफ़ी सॉरी, मतलब दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। और इसमें देखिए गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 1 महीने से कर रहा हूँ, तो भाई लेट तो लगेगा, क्योंकि लेसन कम नहीं है, 24 लेसन है और उसको शुरू से लेके चलना 1 महीने के अंदर ही, और वो भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराना और उसके थ्योरी पढ़ाना, भाई काफ़ी समय लगता है, ठीक ना। तो इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोग का परीक्षा के समय तक ये पूरा चैप्टर कंसेप्ट, मतलब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा पाया फिजिक्स का, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक ना। लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कि कम से कम भाई प्रकाश के 2-3 चैप्टर आपको दे दें। और उसके बाद मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्या बोलते हैं प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर हैं फिजिक्स के, सिर्फ फिजिक्स का 25 क्वेश्चन होते हैं, मैं 4 सेट को क्या करता हूँ, उसको वीडियो 4 बना के, एक वीडियो में 25 क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में, यानी ऐसे चार वीडियो बना के आप लोगों तक परीक्षा के डेट के 1-2 दिन पहले तक पहुंचा दूं, इसके कोशिश में मैं लगा हूं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, लेसन नंबर 14 के 14 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्या कह रहा है, सुनिएगा इसको। कह रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ रहा है। समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकेंड की गति से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है। तो मैंने बताया है, जब कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने वहां पे बताया था कि जब थीटा एंगल से घुमाते हैं तो 2 थीटा एंगल से घूम जाती है, वैसे जब v वेग से चलता है तो 2v वेग से दर्पण में दिखाई देता है। तो व्यक्ति 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, तो दर्पण में इसी का दोगुना कर दीजिए, 2 × 3 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से भागता हुआ नजर आएगा, ठीक ना। कितने मीटर पर सेकेंड के, तो 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ठीक है। तो ऑप्शन की बात कर ले 14 का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करिए, ठीक है, ताकि कई लोगों तक पहुंच पाए। जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है भाई, सब लोग ये बात जानते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बातें भी थोड़ा मोड़ा कर लें और क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए 15 का देखते हैं भाई। पहले कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान होगा। लंबवत का मतलब क्या होता है भाई, लंब का मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 90 ना, थीटा बराबर 90 ना, यही होता है ना। लंबवत गिरेगी, थीटा बराबर 90 अंश का, यानी जो दर्पण है उस पे वस्तु एकदम लंबवत गिर रही है, 90 अंश का कोण बना के गिर रही है। तो भाई ऐसे गिरेगी तो परिवर्तन इसका इधर उधर होगा नहीं ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपतन कोण और परिवर्तन कोण होता है वो आपस में बराबर होता है ना। तो कब बनता है वो, कैसे बनता है, सबको पता है कैसे बनता है, ऐसे आता है, इसके बीच एक अभिलंब होता है और उसके बाद से जाता है ना। तो देखिएगा, यदि इस अभिलंब क्या होता है, सेम यही जो प्रकाश है, यदि कोई यानी जो समतल दर्पण है उस पर एक लंब डाल देना तो वही अभिलंब का काम करता है। अभिलंब से जो किरण जाती है उसी मार्ग पे वापस लौट आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भाई तभी ना अपवर्तन कोण बनता है, किसके किसके बीच, अभिलंब के बीच ना, अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित के बीच ही थीटा कोण बनता है ना। आई बनता है यहाँ पे, आई बनता है यहाँ पे, आर बनता है। अब भाई जब इसी पे जाएगी तो बनेगा ये आई आर बनेगा, लेकिन उसका मान क्या होगा, 0 होगा। आई का मान क्या होगा, 0 होगा, तो आर का भी मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अपवर्तित किरण आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो किरण जो है लंबवत पड़ रही है, यानी अभिलंब से जाएगी, इसका अभिलंब इसी पे बनेगा ना। जैसे मान लीजिए किरण थोड़ा इधर उधर जाती तो अभिलंब बनता है ऐसे, लेकिन किरण इसी पे जा रही है तो इसी पे आएगी तो अभिलंब भी इसी पे बनेगा ना। तीनों बिंदुओं की एक ही पे होते हैं ना, तो इनके बीच कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, 0 अंश का बन रहा है। इसका मतलब जो आपतन कोण होगा वो 0 होगा, तो परिवर्तन कोण भी क्या होगा, 0 होगा। पूछा है आपसे क्या, परिवर्तन कोण का मान पूछा है तो क्या होगा, 0 होगा भाई। तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा आपका। कितना होगा, 0 अंश। बात सबको समझ में आई है, चलिए बहुत अच्छा।
आगे बढ़ते रहे, कदम कदम मिला के आगे बढ़ते रहे, ठीक ना। तो इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सुनिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो ऐसे ही दिखने में ऑप्शनल लग रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। तो हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर, तो अल्फ़ाबेट्स कुछ लिखे थे ना कि ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, इसका जो पार्श्व प्रतिबिंब देखते हैं तो अनुभव नहीं होता है कि ये उल्टा है कि सीधा है। आप पार्श्व परिवर्तन को भी अगर समझना है किसी को तो वो इसका लेक्चर का वीडियो देख सकता है 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक ना। उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया है कि कैसे पार्श्व परिवर्तन होता क्या है। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। पार्श्व परिवर्तन वही होता है कि जैसे मान लीजिए आप दर्पण में देख रहे हैं, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब, तो जो आपका दायां हाथ है वो दर्पण में बायां हाथ का काम करता है देखने में भी, जो दायां हाथ होता है वो बायां हाथ का, जो बायां हाथ होता है दाएं का। तो यही जो चेंजेस होते हैं ना, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक ना। तो ये यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा लेटर है अंग्रेजी का जो ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कौन सा जो है जिसका पार्श्व परिवर्तन अनुभव नहीं होता है, यानी नहीं होता है क्या। चलिए बी को देख लेते हैं, सबको बना के देख लेते हैं, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन में ऐसे तो आप लोग ऑप्शन मार चुके होंगे अभी तक। जो बी होता है क्या दर्पण में ऐसे ही बनता है, सेम ऐसे ही बनता है, नहीं ना। कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, तो ऐसे बन जाता है। तो भाई इसका पार्श्व परिवर्तन का अनुभव कर लेना ना। बी यहाँ पे ऐसे है तो ऐसे हो जा रहा है, पार्श्व परिवर्तन हो जा रहा है। चलिए दूसरा एफ है, दूसरा क्या है, एफ है। तो एफ का क्या ऐसे ही रहेगा, एफ का ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, नहीं ना। इसका ये वाला पोर्शन उधर चला जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा। तो इसमें भी भाई उल्टा हो जा रहा है, पार्श्व परिवर्तन हो जा रहा है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है, जी है। ऑप्शन सी क्या है, जी है। तो जी भी ऐसे रहेगा भाई, इसका भी ये पलटेगा ना तो ऐसे हो जाएगा, जी ऐसे हो जाएगा। इसका भी पार्श्व परिवर्तन हो जा रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना, पार्श्व परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक ना। चलिए बच रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। तो भाई पक्का है कि ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो के रहेगा और सही होगा भी। जो एम होता है ऑप्शन डी यहाँ पे दिखा रहे हैं ऑप्शन डी को, जो एम होता है इसको बनाएंगे, सॉरी तिरछा ना बन यार, जो एम होता है उसका जो इमेज देखेंगे तो सिर्फ एम ही जैसा दिखता है। एम जो है एम ही जैसा दिखता है, ठीक ना। मैंगो, फलों का राजा मैंगो, तो भाई राजा कभी बदलेगा नहीं, ठीक ना। तो जो एम होता है वो उसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं कर पाते हैं कि उसका पार्श्व परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। भाई मैं बोलने में बहुत थोड़ी आवाज़ लटपट आ जा रही है, ठीक ना। थोड़ा पानी पी लेते हैं, शायद ना हो। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी ही मैच कर रहा है ना। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, पढ़ते भी चले बढ़ते भी चले। कौन सा, 17 नंबर का क्वेश्चन, तो थोड़ा रुकिएगा। क्या कह रहा है 17 नंबर का, 16 है ना, 16 हो गया, 17 सुनिएगा। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बनाती हुई आपतित होती है। आपतित तथा परिवर्तित किरण के बीच कोण होगा, आपतित और परिवर्तित किरण के बीच कोण होगा। बात को समझिएगा, यहाँ पे सेम मान मत दीजिएगा कि 30 अंश के कोण से मुड़ रही है तो भाई 30 अंश होगा ही। देखिए कह रहा है क्या कि कोई किरण है, ठीक ना, ये दर्पण पे 60 अंश के आपतित कोण से, यहाँ पे एब्लेम खींचते हैं ना ऐसे, तो 30 अंश के कोण से क्या होती है, आपतित होती है। तो भाई परिवर्तित भी होगी कितने अंश के कोण से, 30 अंश के कोण से, 30 अंश के कोण से ही परिवर्तित होगी ना। तो 30 अंश के कोण से परिवर्तित हो रही, तो पूछ क्या रहा है हम लोग से, ये जो आपतित किरण है और ये जो परिवर्तित किरण है इसके बीच का ये कोण पूछ रहा है, ठीक ना, आपसे ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 30 30 60, यानी ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60। यानी जो परिवर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच कोण कितने हो जाएगा, 60 अंश का। दोनों को जोड़ देंगे, जो आपतन कोण है परिवर्तन कोण है, दोनों को जोड़ देंगे, यही पूछ रहा है ना, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 17 का 60,
ऑप्शन ए देखिए 60 अंश, इधर भी देख ले, नहीं भाई 17 का ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 120 अंश, कहीं गलती हम लोग समझ लिए, ठीक ना। देखिएगा ये आपतन कोण का मान नहीं दिया है आपको, क्वेश्चन हम लोग मैं भी ध्यान से नहीं पढ़ा, दिया है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, हम लोग आपतन कोण समझ लिए। देखिए यही तो होता है, जल्दी का काम गड़बड़ होता है, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा हो भी रहा है, देखिए टाइम अभी कितना है 6:30 बज रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक ना। तो भाई सॉरी, गलती हो गया, समझने में गलती हो गया। देखिए आपको दिया है, मालूम है कौन सा कोण दिया है, इस दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, ये वाला कोण दिया है, ठीक ना। समझने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई, ठीक ना। तो 30 अंश का कोण ये दिया है दर्पण से, तो चलिए भाई ये अविलंब है तो ये 90 का बनता है ना, 90 का बनता है, हम लोग का प्रोसेस वही है, ये वाला कोण निकालेंगे तो ये कोण बराबर होगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही प्रोसेस वही है, बस हम लोग समझने में फेर हो गए थे, ठीक ना। तो ये कोण दिया है 30 अंश का, तो ये 90 का होता है, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 में से 30 घटेगा तो 60 अंश का हो जाएगा ना, कितने का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। तो भाई आपतन कोण 60 का, तो ये भी कितने का, 60 का, और दोनों का पूछ रहे हैं, दोनों के बीच का पूछ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 अंश, ठीक ना, 120 अंश। अब आज सबको समझ में आ गई होगी, ठीक ना, क्लियर है ना। बस हम लोग को समझने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हम लोगों ने आपतन कोण समझ लिया था, लेकिन वो दर्पण से दिया है, ठीक ना। ये जो वस्तु इस पे आ रही है ना, तो इस दर्पण के बीच का दे रहे हैं कि दर्पण से 30 अंश का कोण बना के आ रही है, बना के तब मोड़ रही है, ठीक ना। तो भाई 30 अंश का है, तो ये तो अविलंब 90 का होता है, तो 30 में से घटाएंगे तो आपतन कोण आ जाएगा, परिवर्तन कोण उतना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो उन दोनों के बीच का निकलेगा, दोनों के बीच का पूछ रहे हैं तो दोनों के बीच के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना है 120। अब ऑप्शन की बात कर ले तो 17 का ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, अब जो है सही, ठीक ना, सी वाला ऑप्शन 17 का, समझ में आया। चलिए तो कि जब पेपर देने जाइएगा तो आप लोग मेरे तरह ही क्या जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक ना, नहीं तो जो क्वेश्चन सही होगा ना उसको गलती उल्टा पढ़ के आप गलत मार के चलेंगे। ज़्यादातर मालूम है कहाँ होता है, वही नहीं, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना यार मैं पासरों को बोल नहीं पा रहा हूँ, जो पासरों होता है ना इसमें नहीं होगा तो हम लोग नहीं को छोड़ देते हैं ज़्यादातर जल्दीबाजी में, तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक ना। मुझसे गलती हो गई तो मैं तो पछतावा कर रहा हूँ, गलती हो गई, देखा मैंने क्वेश्चन ऑप्शन भी गलती बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग जब एग्जाम हॉल में होंगे तो वहाँ पे जल्दीबाजी मत करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोग एकदम थोड़ा अच्छे से बढ़िया से स्लोली पढ़िएगा, ठीक ना, समझते हुए पढ़िएगा। और मैं ये आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोग एग्जाम में जाइएगा बैठिएगा तो सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व करिएगा, उसके बाद से मैथ का सॉल्व करिएगा, ठीक ना। यदि मैथ ही पहले शुरू कर दिए तो आप वहीं टाइम ले लेगा, पूरा मैथ टाइम ले लेगा, आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री इसलिए सॉल्व करने के लिए पहले बोल रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर ऑप्शनल होते हैं, कभी कभार के एग्जाम में क्या हो जाता है न्यूमेरिकल्स दे देता है, ठीक ना। जैसे हम लोग जब दिए थे तो हम लोग में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आ गया था, ठीक ना। जब मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था तो मेरे में सारे न्यूमेरिकल्स के क्या आए थे, फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल आए थे, केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स आए थे, ठीक ना। तो चलिए उसमें मतलब दिया था, ऑप्शनल दिया था, लेकिन कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दे दिए थे, ठीक है। तब भी आप लोग मेहनत करिएगा, ठीक ना, और उतना हार्ड भी नहीं पूछता है भाई, ठीक ना, उतना हार्ड नहीं आता है, आप लोग कर लेंगे सब, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का हल करिएगा, उसके बाद मैथ का हल करिएगा, ठीक है। और जो ना आएगा उस पर ज़्यादा स्पेंड मत करिएगा, और जो पूरी बिल्कुल ना आए उसको भाई छोड़ दीजिएगा वैसे ही, ठीक ना। क्योंकि मेरे साथ ही करने वाले बहुत लोग थे, जो लोगों ने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे लेकिन नंबर कम आए थे, और मैंने कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन नंबर मेरे ज़्यादा आए थे, ठीक ना। उन लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आए थे, सबसे अच्छा ही आया था, ठीक ना। तो आप लोग जो ना आए ना उसको बिल्कुल टच मत करिए, जो ना आए छोड़ दीजिए भाई, ठीक ना। क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है, गलती पे एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा, आप दूसरा गलती करती तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, ऐसे ही, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा, बहुत बात कर लिए हम लोग। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है सुनिएगा। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग इसीलिए गलती कर दिए, दर्पण के साथ पूछा है तो भाई ये लेना गए। अब देखिए 18 नंबर में अभिलंब का नाम ले लिया ना, यानी अब ये वाला कोण दे रहा है, अब ये वाला कोण दे रहा है,
तो अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के साथ बना कोण होगा। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण होगा, यानी अब ये वाला कोण पूरा, यानी अपवर्तन कोण को पूछ रहा है। तो भाई दोनों बराबर होते हैं ना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, यही होता है ना। इसी पे समझिएगा, इसी फिगर पे 18वें क्वेश्चन को। तो हम लोग को दिया है कि अपवर्तित किरण आपतित किरण और अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। हम लोग से पूछा है परावर्तित किरण और अभिलंब के, तो भाई दोनों के लिए तो अभिलंब एक ही होता है ना, एक ही होता है। तो 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। हम लोग परावर्तन का नियम भी पढ़े हैं कि जो आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 18 का? ऑप्शन नंबर ए कितना 45 डिग्री, ठीक ना। क्यों भाई? जो आई होता है आर के बराबर होता है, ठीक ना। आपतन कोण ये आपका है, तो परावर्तन कोण के बराबर होगा ही। इतना क्लियर है ना। चलिएगा, इन सबको समझ लिए सारे लोग, तो नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का परास है, ठीक ना। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का परास है, तो जो आपका प्रकाश के तरंगदैर्ध्य होता है, उनका जो प्रकाश होता है 3900 एंगस्ट्राम से लेके 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक ना। ये इस लेसन में नहीं बताया गया है, लेकिन इतना होता है। आप लोग ये पढ़े भी होंगे, ठीक ना। कौन सी क्लास में ये पढ़े भी होंगे, शायद 9th में, 11th में कि 9th में, ठीक ना। नहीं 10th में होगा इसका परास के बारे में, ठीक ना। तो जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का परास होता है वो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है, ठीक ना। इतना होता है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिए इसको, ठीक ना। ये 10th में है आपका, ठीक ना। प्रकाश की पूरी प्रॉपर्टी बताया है कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, तो इसमें बताया कि जो प्रकाश का परास होता है वो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। इतना क्लियर है ना। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 20 नंबर सुनिए। कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, भाई फोकस दूरी समतल दर्पण की कितनी होती है? अनंत होती है, अनंत होती है। 20 का अनंत होती है फोकस दूरी। किसका अनंत होती है? किसका भाई? तो समतल दर्पण का, समतल दर्पण का। क्या भाई? तो उसकी फोकस दूरी, ठीक ना। फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। किसका? तो समतल दर्पण का, ठीक है। कितना होती है? अनंत होती है, ठीक ना। ये लोग सब लोग जानते भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए सुनिएगा। कह रहा है कि दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाए तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ठीक ना। जैसे हम लोग प्रतिबिंब की संख्या निकाल रहे थे ना, क्या फार्मूला था? n बराबर 360 बटा में थीटा माइनस 1, यही था ना। तो थीटा का मान कितना भाई दिया है? दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं, यानी एक दर्पण ऐसे है तो दूसरा दर्पण ऐसे है, ठीक ना। यानी इनके बीच जो थीटा कोण बनेगा वो क्या बनेगा? 0 बनेगा ना। अब यहाँ पे थीटा का मान 0 रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 बटा में 0 माइनस 1। तो भाई भाग करते हैं तो ये क्या होगा? इन्फिनिटी आएगा ना। इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाएंगे तो वहीं इन्फिनिटी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 21 का कौन सा सही हो जाएगा? 2 4 1 अनंत अनंत ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। कौन सा? अनंत। कितना बनेगा प्रतिबिंबों की संख्या? कब? जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो कितना बनता है? अनंत। 0 कब होगा? जब दोनों दर्पण क्या होंगे? पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे, ठीक ना। चलिए नोट करिएगा। फिर देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 22 को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के, यार आवाज लटपटा रही है, लग रहा है कि मैं तोतला होऊंगा, ठीक ना। तो दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है
इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक ना, जो हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन किए हैं और ऐसा अभी पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं। एन का मान पूछ रहा है, फार्मूला बार बार लिखना पड़ेगा नहीं ना, तो मैं सीधे थीटा का मान रखता हूँ। थीटा बराबर दिया कितना 60 अंश का, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे में 60 माइनस 1, 0 से 0 6 बार में कटेगा ना, तो 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। कितने प्रतिबिंब बनेंगे 5। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 22 का। ठीक ना, बहुत ही आसान सब है। ऐसे लेसन से सब पूछने लगे एग्जाम में तो भाई सारे बच्चे पास हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शनल पूछने लगे तो और सब बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए इस क्वेश्चन रिपीट कर दिया, आपका क्वेश्चन दिया था कौन सा, मैं बोल देता हूँ चौथा, जो चौथा क्वेश्चन है ना सेम उसी को रिपीट कर दिया है। प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का, यहाँ पे भी बता दे रहे भाई बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया था और वहाँ पे सी दिया था। ठीक ना, क्वेश्चन को रिपीट किया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परिवर्तित घूम जाती है। भाई मैं बार बार यही कह रहा हूँ, थीटा कोण से घुमाए तो 2 थीटा एंगल से क्या होती है, घूम जाती है। 2 थीटा एंगल से ऑप्शन यही क्या, यही हम लोग का करेक्ट आंसर है 2 थीटा। थीटा कोण से घुमाएंगे तो उसका जो परिवर्तित किरण होगी 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर ए 2 थीटा, ऑप्शन नंबर ए 2 थीटा, 2 थीटा। ठीक ना, इतना सबको क्लियर है। चलिए मिलते हैं इस लेसन और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन से, 25 नंबर के क्वेश्चन से, और इस लेसन को टाटा बाय बाय करते हैं। और सुनिएगा क्या है वो क्वेश्चन, तो कह रहा है कि परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य का परास है। परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य का परास है तो वो कितना होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कितना होता है, तो 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम के बीच होता है। कितना 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम। परिदृश्य, दृश्य प्रकाश क्या होता है, यही प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है इसी को दृश्य प्रकाश बोलते हैं। ठीक ना, दृश्य किरण बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। अब ये परिदृश्य पूछ रहा है, परि मतलब परे, उससे परे, तो भाई उससे अधिक होगा ही। वो 3900 से 7800 हो रहा था, ये इधर 1 बढ़ा है, इधर 2 बढ़ गया है, 78 2 80, इधर 3900 से 1 बढ़ा 80। तो 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम के बीच होता है किसका, परिदृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्यों का प्रकाश, परास, प्रकाश नहीं परास। ठीक ना, तो कितना कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या करेक्ट। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी क्वेश्चन के साथ ये पूरा लेसन और ये वीडियो समाप्त होती है। ठीक ना, तो जो लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा वो लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, और ज़्यादा पसंद आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर ले। और जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब बेल आइकन को दबाने के साथ साथ आप लोग ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, और इससे क्या होगा आप लोग सब जानते ही हैं, क्या होगा कि जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे लेसन नंबर 15 के साथ, गोलीय प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन। ठीक ना, गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण कितने होते हैं, 2 होते हैं, समतल दर्पण उत्तल दर्पण और तल दर्पण। तो हम लोगों ने इस लेसन में 14 नंबर लेसन में समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। जो अगला लेसन है हम लोग गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। ठीक ना, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उन दोनों दर्पणों की प्रॉपर्टी क्या होती है, उससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड सब पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो उसमें भी मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 15 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।